श्रीखंड महादेव कैलाश लगभग 5200 मीटर के एल्टीट्यूड पर यह 5 कैलाश यात्राओं में से सबसे लंबी कैलाश यात्रा है। ऑफिशियली ये यात्रा हर साल सावन के महीने में 10 से 12 दिन तक के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है और ज़्यादातर लोग उसी दौरान श्रीखंड महादेव की यात्रा पर जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने ऑफ सीजन में यात्रा कंप्लीट करी। ऑफिशियल सीजन के दौरान आपको इस यात्रा पर सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाती हैं, लेकिन उस दौरान आपको चारों तरफ मोस्टली धुंध और बारिश ही देखने को मिलती है। ऑफ सीजन में यात्रा करना थोड़ा चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन इस यात्रा की असली ब्यूटी आपको ऑफ सीजन में ही देखने को मिलेगी। तो आइए चलते हैं भोले बाबा की इस खूबसूरत यात्रा पर और करवाते हैं आपको भोले बाबा के दर्शन। यह यात्रा शुरू होती है जांव विलेज से और जांव विलेज से श्रीखंड महादेव कैलाश की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। ऑफ सीजन होने के कारण रास्ता अच्छी तरह से मेंटेन नहीं था और रास्ता कई जगह से टूटा हुआ और ऊंची झाड़ियों से भरा पड़ा था। नमस्कार चाचा जी, इस गांव का क्या नाम है? सिंगाड़ा। संगाड़ा। अच्छा, ये है संगाड़ा। आगे बराठी नाला कितनी दूर रहा? थोड़ा ही है। अच्छा अच्छा, किलोमीटर। ठीक है बाबा जी, जय भोलेनाथ। सिंघाड़ा में हमारे साथ एक और साथी जुड़ गया, शेरू, जो श्रीखंड महादेव की पूरी यात्रा में हमारे साथ रहा। ऑफिशियल यात्रा के दौरान सिंघाड़ा एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और रजिस्ट्रेशन से लेकर मेडिकल चेकअप कैंप तक सब कुछ इसी जगह पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। लेकिन ऑफ सीजन के दौरान हम लोगों के अलावा यहाँ पे और कोई भी मौजूद नहीं था। जांव से लेके भराठी नाले तक का रास्ता लगभग प्लेन ही है और आप कम टाइम में ये रास्ता कवर कर लोगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भराठी नाले की सीढ़ियों पे। मेरा फर्स्ट टाइम है ये श्रीखंड महादेव ट्रैक के लिए, लेकिन इतनी सारी वीडियोस देख ली हैं कि अब लोकेशन को देख के पता लग जा रहा है कि कौन सा स्पॉट आ चुका है और कौन से एरिया में पहुंच चुके हैं। भराठी नाला भी इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और ऑफिशियल यात्रा के दौरान यहाँ पर बाबा जी द्वारा निःशुल्क भोजन और रहने की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है। तो अभी हमने अपनी यात्रा भराठी नाले से आगे खाटू के लिए शुरू कर दी है। आज हमारा प्लान है कि हम खाटू भी अपना नेक्स्ट डे करेंगे, और क्योंकि ट्रैक लेट शुरू किया है तो आइडियल सिचुएशन वही रहेगी कि हम खाटू में अपना आज का कैंप बनाएं, क्योंकि जल्दी ज़्यादा भाग के कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि कल तो हमें जितना भी आगे निकल जाएंगे, कल हमें पार्वती बाग या फिर भीमदौर में ही स्टे करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आज थाचू सबसे बेस्ट ऑप्शन है।
भराटी नाला क्रॉस करते ही इस यात्रा की असली शुरुआत होती है। भराटी नाला से लेके काली घाटी तक ये एकदम से स्टीप चढ़ाई है और इस पैच को आप अपनी कंफर्टेबल पेस के साथ ही क्रॉस करें तो आप बिना किसी दिक्कत के इस पैच को कंप्लीट कर लोगे। नहीं, आप ऊपर से हमने टेंट वगैरह लगा के हाँ जी रखे हाँ हैं? जी हाँ अच्छा अच्छा, तो आप कहाँ से गाँव से ही हो? जी। हाँ, तो इस बार यात्रा तो हुई नहीं, यात्रा फिर भी तो सामान ऐसे ही बचा था, आ रहे यात्री जा रहे हैं। अभी तक है इंतजाम है? हाँ इंतजाम है। ऊपर मौसम कैसा है? मौसम बिल्कुल साफ है। कल ये अपना थाचड़ू, हाँ जी। भीमप्लाई, पुंचा, पार्वती बाग अच्छा। और भीमगढ़ में सब कुछ है। पार्वती बाग में भी है? पार्वती बाग में मेरे को सर एक बात बताओ, ये मोबाइल सिग्नल के बारे में बता दो थोड़ा। मोबाइल सिग्नल आपका आएगा थाचड़ू? थाचड़ू नहीं, काली टॉप। थाचड़ू में नहीं मोबाइल सिग्नल? थाचड़ू में नहीं होगा, कम होगा और साइड जाना होगा। और आपका आएगा काली टॉप, पुंचा, पार्वती बाग और भीमद्वारी। भीमद्वारी में है? भीमद्वारी में साइड थोड़ा साइड निकलना पड़ेगा, ठाकुर कोट। अच्छा, ठाकुर कोट नहीं, मतलब पार्वती बाग में पूरा सिग्नल? हाँ जी हाँ जी। हम लोग फर्स्ट टाइम श्रीखंड महादेव की यात्रा पर जा रहे थे और हमारे साथ कोई गाइड भी नहीं था, इसलिए मोबाइल सिग्नल के स्पोर्ट्स की नॉलेज रखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। तो अभी शाम के 4 बज चुके हैं और हम लोग थाचड़ू की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही स्टीप चढ़ाई है ये, बहुत ही ज़्यादा सीधी चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई, और स्पीड तो बिल्कुल ही मिनिमल सी है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो इस तरह का टेरेन है यहाँ पे, इस तरह के रास्ते पे आपको क्रॉस करना पड़ता है। भराटी नाला से थाचड़ू तक हमारा भी फर्स्ट टाइम है, तो अभी कोई आइडिया नहीं है कि कितनी दूर है थाचड़ू से। तो अभी रास्ते में रुके थे लंच करने के लिए, तो वहाँ पे भी काफ़ी टाइम लगा हमें, आधा पौना घंटा वहाँ पे स्पेंड किया हमने। तो किसी टाइम में पहुँचने ऊपर देखते हैं। चढ़ाई तो बहुत ज़्यादा है, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि इस तरह की चढ़ाई मैंने पहले एक्सपीरियंस करी है तो झूठ ही होगा, क्योंकि मोस्टली हमारे चंबा में जो ट्रैक है वो उस तरह का स्टीप नहीं है। जो ये बहुत ही ज़्यादा सीधी चढ़ाई है, और मतलब जो मोस्टली हम ट्रैक करते हैं वहाँ पे ऐसे पैचेस 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें चलते हुए पूरा 3 किलोमीटर हो चुका है, और बिल्कुल जैसा टेरेन था नीचे से ऐसी सीधी चढ़ाई, वैसी चढ़ाई अभी तक भी कोई चेंज नहीं आया टेरेन में। और थाचड़ू तक आई गेस काली टॉप तक ऐसा ही है, जो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देख के पता किया इस ट्रैक के बारे में। बाकी हम लोग बिना किसी गाइड के जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम है सबका, तो आइडिया नहीं है ज़्यादा। जय भोलेनाथ, जय शंभू। जैसे जैसे शाम हो रही थी और हम जितना एल्टीट्यूड गेन कर रहे थे, वैसे ही हमारे चारों तरफ धुंध बढ़ती जा रही थी। भराटी नाले से लेके थाचड़ू तक का रास्ता लगभग जंगल के बीच में से है, और जैसे जैसे आप थाचड़ू के नज़दीक पहुंचते हैं वैसे वैसे फॉरेस्ट की डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो फाइनली हम लोग थाचड़ू पहुंच चुके हैं। बहुत तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे,
आधा घंटे पहले बारिश शुरू हुई और वेदर प्रिडिक्शन में बताया नहीं था कि बारिश होगी, लेकिन इतने हाई एल्टीट्यूड पे प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो फिलहाल तो वेट कर रहे हैं कि बारिश होगी तो हम कैंप वगैरह सेटअप करें। उस दिन बारिश बिल्कुल भी नहीं रुकी और हम किसी के लगाए हुए टेंट में घुस गए, जहाँ पर हमें 3 लोग और मिले जो नाहन से इस यात्रा पर आए हुए थे। हमने उसी टेंट के अंदर अपना खाना वाना बनाया और वेट किया सुबह होने का। अगले दिन सुबह तक बारिश रुक चुकी थी और उसके बाद हमें पूरे ट्रैक पे कहीं भी बारिश ने परेशान नहीं किया। अगर मौसम साफ हो तो आपको थाचड़ू से ही श्रीखंड महादेव के प्रथम दर्शन हो जाते हैं। और जल्दी से अपना सामान वगैरह समेट के हम चल पड़े अपनी आगे की यात्रा पे। गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हमने अपनी यात्रा थाचड़ू से आगे शुरू कर दी है। तो हम लोगों ने आज प्लान किया है और अगर पॉसिबल हुआ तो हम पार्वती बाग तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। दूर है यहाँ से और जो लोकल लोग हैं वो कह रहे थे कि पार्वती बाग तो नहीं, भीम द्वार तक एटलीस्ट आप पहुँच सकते हो। तो लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते हैं। जय भोले बाबा। बहुत बारिश हुई है रात को, नॉन स्टॉप बारिश लगी रही और अभी मौसम थोड़ा रुका हुआ है। तो उम्मीद करते हैं भोले बाबा से ही दुआ करते हैं कि मौसम बिल्कुल साफ रहे। थाचड़ू से लेके काली घाटी तक का पैच भी एकदम स्टीप है, लेकिन इस पैच पर व्यूज़ खुलना शुरू हो जाते हैं और आपका फोकस चढ़ाई से हटकर खूबसूरत नज़ारों पर शिफ्ट हो जाता है। और थाचड़ू से काली टॉप के इस रास्ते में आगे जंगल ख़त्म हो जाता है और अब सिर्फ छोटे छोटा घास और छोटे छोटे फूल आपको देखने को मिलेंगे ऊपर काली टॉप तक। जंगल बस यहाँ से नीचे रह गया अब। हमें थाचड़ू से चले हुए पूरे 2 किलोमीटर हो चुके हैं और नज़ारे बहुत ही बढ़िया यहाँ पे। लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन करके नज़ारे कैप्चर करने की कोशिश की वैसे ही चारों तरफ धुंध आ गई। लेकिन फूल तो दिख ही सकते हैं वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा फूल है। ट्रैक सुंदर बहुत है लेकिन जो व्यू दिखना शुरू होता है सिर्फ 20 या 25 सेकंड के लिए व्यू खुलता है और एकदम से धुंध आ जाती है चारों तरफ। और ये यहाँ पे काली टॉप से एकदम नीचे यहाँ पे टेंट लगाते हैं ऑफिशियल यात्रा के टाइम पे। और आई गेस टेंट वालों ने पूरा अरेंजमेंट किया हुआ था, आलू वालू लेके आए थे और वो अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं, कितने सारे आलू हैं। और यात्रा इस बार कैंसिल हो गई थी तो इन लोगों का इस बार सीज़न लगा नहीं है अच्छी तरह से। तो ऐसा बहुत सा सामान देखने को मिल रहा है पूरे ट्रैक में, पूरे रास्ते में।
और थाजुड़ से 2 घंटे चलने के बाद हम लोग पहुंचे काली टॉप। काली टॉप से आपको इस यात्रा का 360 डिग्री व्यू देखने को मिलता है, लेकिन जिस वक्त हम काली टॉप पहुंचे वहाँ पे चारों तरफ धुंध थी और इवन यात्रा की वापसी के वक्त भी हमें यहाँ पे धुंध ही देखने को मिली। और लगभग 1 घंटा काली टॉप पे बिताने के बाद हम चल पड़े अपनी आगे की यात्रा पर। और काली टॉप से भीमतलाई तक आपको स्टीप उतराई देखने को मिलेगी और इस पैच को आप थोड़ा केयरफुली क्रॉस करें। यात्रा पर जाते वक्त हमें इस जगह पर घनी धुंध का सामना करना पड़ा, लेकिन वापसी पर चढ़ाई के वक्त हमें उतनी ही तेज धूप का सामना करना पड़ा और काली टॉप पहुंचते ही फिर से चारों तरफ धुंध छा गई। और इस जगह का नाम है भीमतलाई। यहाँ पे छोटा सा एक तालाब है, इसलिए इस जगह को भीमतलाई कहा जाता है। हम लोग पहुंच चुके हैं इस वक्त भीमतलाई और काली टॉप से भीमतलाई तक एकदम सीधी उतराई है, तो यहाँ पे पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन जितनी ऊंचाई उतरी है वापसी भी उतनी ही चढ़ाई लगेगी। तो अब यहाँ से हम आगे कुंश और भीमद्वार के लिए निकलेंगे। कोशिश करेंगे कि आज पार्वती बाग पहुँच जाए, लेकिन लेट बहुत हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि आज पार्वती बाग पहुँचना पॉसिबल है, लेकिन ट्राई करेंगे। भोले बाबा बस मौसम साफ़ रहे। बहुत ही ज़्यादा धुंध आ चुकी है और पर एक इस ट्रैक का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, पूरा ट्रैक जो मार्क्ड है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम भी इस ट्रैक पे आ रहे हो तो आपके भटकने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। आपको सिर्फ रेड कलर और वाइट कलर के जो मार्कर्स हैं वो फॉलो करने हैं। पूरे ट्रैक पे लगे हुए हैं ये, और जिसने भी लगाए हैं बोले वो आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। बहुत बड़ी बात है इतने लंबे ट्रैक पे पूरे ट्रैक को मार्क करना हर 40 या 50 मीटर के बाद। जय भोले, जय भोले, जय भोले। तो भीमतलाई से चले हुए हमें पूरा आधा घंटा हो चुका है और जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं मौसम थोड़ा क्लियर हो चुका है अभी। इस ट्रैक के बारे में जितना बताया लोगों ने कि टफ है और एक सडन पॉइंट के बाद आपको चढ़ाई देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन चढ़ाई तो पूरे ट्रैक में ही है। और हाँ,
जो भराटी नाले से ऊपर काली पॉइंट तक चढ़ाई है, उसके जैसी चढ़ाई तो एटलीस्ट अभी तक नहीं आई है। और इंटरनेट पर आपको जो श्रीखंड महादेव यात्रा की फ्लड वाली वीडियोस देखने को मिलती हैं, वो भीमतलाई से भीमद्वार तक के पैच की देखने को मिलती है, क्योंकि इसी पैच में आप सबसे ज़्यादा नाले क्रॉस करते हैं। और थोड़ी देर चलने के बाद हम लोग पहुंच गए इस यात्रा के एक और महत्वपूर्ण पड़ाव, कुंशा। यात्रा के दौरान कई लोग दूसरे दिन कुंशा में ही अपना पड़ाव बनाते हैं, और कुंशा में भी आपको मोबाइल सिग्नल देखने को मिल जाएगा। और ये झाड़ी आपको सिर्फ इस सीजन में ही देखने को मिलती है। इसको हाथ लगाते ही ये छोटे से पटाखे की तरफ फट जाती है। भीमतलाई से लेके भीमद्वार तक का पैच कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है। तो अभी हम लोगों ने कुंशा भी क्रॉस कर लिया है, और सुबह थाचुर से निकल के एग्जैक्टली 3-3.5 घंटे के बाद हम पहुँचे हैं कुंशा। ये भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान, और यात्रा के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दुकानें और लंगर वगैरह की सेवाएं रहती हैं। फ़िलहाल नेक्स्ट स्टॉप है हमारा भीमद्वार। अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं वहाँ पे। भीमतलाई से भीमद्वार तक आपको इस तरह का चढ़ाई और उतराई से भरा हुआ रास्ता देखने को मिलेगा।
और फाइनली यहाँ से भीमगढ़ दिखना शुरू हो चुका है। हम सुबह से थाचरू से निकले थे और अभी दिन के करीब 2:30 बज चुके हैं, 2:30 पौने 3। और कितनी देर चलने के बाद, लगभग 6 घंटे चलने के बाद हम थाचरू से भीमगढ़ पहुँचे हैं। और यहाँ पे कोई मोबाइल सिग्नल नहीं है, आपको कुंसा तक मोबाइल सिग्नल मिलेगा और कुंसा से भीमगढ़ के रास्ते में आपको 2 या 3 पॉइंट्स पे सिग्नल मिलेगा, मोबाइल सिग्नल। लेकिन भीमगढ़ में मोबाइल सिग्नल नहीं है क्योंकि थोड़ी वैली टाइप है और थोड़ा सा डाउन में एरिया, तो यहाँ पे आपको मोबाइल सिग्नल नहीं मिलेगा। तो इस बार यात्रा कैंसिल हो गई थी, तो इसलिए लोगों ने अपने आलू वगैरह सारा राशन वाशन यहीं छोड़ दिया है। हम लोग भीमद्वार टाइमली पहुंच गए थे और भीमद्वार में हमने खाना खा के थोड़ा रेस्ट करके डिसाइड किया आगे पार्वती बाग चलने का। यात्रा के दौरान आपको इस पॉइंट पर ग्लेशियर देखने को मिलता है, लेकिन अभी ऑफ सीजन था और बरसात के कारण ग्लेशियर पूरी तरह मेल्ट हो चुका था, तो ये अभी इस पैच को क्रॉस करना थोड़ा आसान था कंपैरेटिवली। अभी शाम के 5 बज चुके हैं और हमने भीमद्वार से आगे पार्वती बाग के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी है। लेट हो गया थोड़ा, लेकिन सुबह अगर पार्वती बाग से अपनी यात्रा शुरू करेंगे श्रीखंड महादेव के लिए तो टाइमली वहाँ पहुँचेंगे। तो अभी हम भीमगढ़ से पार्वती बाग की चढ़ाई चढ़ रहे हैं और पीछे बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है, लेकिन अभी यहाँ पे धुंध आ चुकी है तो पूरी तरह से व्यू नहीं दिखेगा उसका। लेकिन एक बात तो है कि भोले बाबा की मर्जी के बिना यहाँ पहुँचना लगभग नामुमकिन है और उम्मीद करते हैं भोले बाबा कल हमें खुले दर्शन देंगे, बढ़िया दर्शन देंगे। अगर हम शाम को भीमद्वार ही रुक जाते तो नेक्स्ट डे हमें श्रीखंड महादेव के लिए और जल्दी निकलना पड़ता। आप जब भी श्रीखंड महादेव की यात्रा पर आएं और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप भीमद्वार की जगह पार्वती बाग में ही रात को स्टे करें। और यात्रा के दौरान रात को पार्वती बाग में रुकने की परमिशन बहुत कम लोगों को मिलती है। यहाँ पर आपको स्पॉट पहले और पहले पाव के बेसिस पे मिलता है। और अभी ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है पार्वती बाग की तरफ जाते हुए।
और ऑलमोस्ट 4000 मीटर एल्टीट्यूड पे हैं, लेकिन फूल देखिए, मतलब फूलों की घाटी बहुत देखिए, चंबा में हमारे बहुत होती हैं, लेकिन इतनी तरह इतनी अलग अलग स्पीशीज़ के फ्लावर्स, और मतलब दूर दूर तक। एक उत्तराखंड में है, मैं कभी गया नहीं वहाँ पे, वैली ऑफ फ्लावर्स, तो इसके आगे तो वो भी फेल है, इतने ज़्यादा फूल ही फूल है यहाँ पे, सही मायने में वैली ऑफ फ्लावर्स तो इसे कहना चाहिए। और लगभग 1.5-2 घंटे की चढ़ाई चढ़ने के बाद हम लोग पहुंच गए भीमद्वार से पार्वती बाग, और यहाँ भी हमें पहले से लगाए हुए टेंट अवेलेबल हो गए। ऊपर पार्वती बाग की चढ़ाई चढ़ रहे थे तो रास्ते में हमें लोकल लोग मिले, और उनमें से एक बंदे का ये टेंट है, और उसने कहा कि अपने टेंट वगैरह आप ऊपर लेके मत जाओ, कैरी मत करो, और हमारे टेंट में आप रात को स्टे कर सकते हो। हालांकि हम उनके टेंट में स्टे कर रहे हैं, लेकिन हमारा स्टोव वगैरह खुद का है, उनकी हालांकि यहाँ पे स्टोव वगैरह, लेकिन हम इतना मिसयूज़ नहीं करेंगे किसी की प्रॉपर्टी का। और उन्होंने कहा कि आप रात को रुक जाना और हमारे जो बेडिंग्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमारी यही है कि अपने स्लीपिंग वगैरह तो हम स्लीपिंग बैग वगैरह लेके आए हैं, अभी बस कुकिंग करेंगे, फटाफट खाना खाएंगे और रात को सो के सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे श्रीखंड महादेव के लिए। जय भोलेनाथ, जय शंकर। तो अभी सुबह के 4:30 बज चुके हैं और हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है पार्वती बाग से श्रीखंड महादेव के लिए। और अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड है और अंधेरा भी बहुत है, बस भोले बाबा मौसम साफ रहे, खुले दर्शन हो। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, पार्वती बाग से हम सुबह 4:30 बजे चले थे और अभी 5:30 बजे के करीब हम नैन सरोवर पहुँच गए हैं। यहाँ से श्रीखंड महादेव बिल्कुल सामने दिखता है और सांस बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है यहाँ पे। जिस वक्त हम नैन सरोवर पहुंचे उस वक्त टेम्परेचर इतना डाउन था कि उस पानी से स्नान तो दूर की बात है, मुंह धोने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। लेकिन विवेक भाई को देखकर हम सब में भी एक नई हिम्मत आई और हम सबको वहां पे नहाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब बारी थी नैन सरोवर से आगे श्रीखंड महादेव तक की यात्रा की, और ये मुझे पूरी इस यात्रा का सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग फेज लगा। और इससे पहले मैंने ज़िंदगी में कभी भी ब्रह्म कमल नहीं देखे थे, लेकिन इस यात्रा पर मुझे चारों तरफ जहाँ भी नजर जा रही थी ब्रह्म कमल ही देखने को मिल रहे थे। यात्रा के दौरान आपको ये पैचेस क्रॉस नहीं करने पड़ते क्योंकि उस वक्त काफ़ी बर्फ़ होती है और लोग नैन सरोवर से डायरेक्ट सीधे श्रीखंड महादेव तक बर्फ़ के ऊपर निकल जाते हैं। और टॉप पर पहुंचकर आपका चारों तरफ का व्यू खुल जाता है और यहाँ से आपको किन्नौर कैलाश की चोटी भी दिखाई देती है। वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था
कि ऑफ सीज़न में यात्रा थोड़ी सी चैलेंजिंग है, क्योंकि सीज़न के वक्त आपको ये सब पैचेस क्रॉस नहीं करने पड़ते और डायरेक्ट नैन सरोवर से आप बर्फ़ के ऊपर चल के श्रीखंड महादेव तक पहुंच जाते हैं। हमने इस वीडियो में इस पूरी यात्रा को कवर करने की कोशिश की है और आपको सारे पैचेस दिखाने की कोशिश की है जो आप इस यात्रा में एक्सपीरियंस करोगे। नैन सरोवर से श्रीखंड महादेव तक का ये लास्ट पैच बहुत ज़्यादा थकाने वाला है, क्योंकि इस पैच पे आपको ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम मिलेगा और आपको थोड़ी चढ़ाई भी देखने को मिलेगी। और इस पैच को क्रॉस करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपनी कंफर्टेबल पेस के साथ ही इस पैच को क्रॉस करें और सुबह जितना अर्ली पॉसिबल हो सके उतनी अर्ली इस पैच को क्रॉस करने की कोशिश करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नैन सरोवर के बाद ऊपर श्रीखंड महादेव तक आपको कहीं भी पीने का पानी नहीं मिलेगा, तो अपने साथ अपना पानी जरूर कैरी करें। नैन सरोवर और श्रीखंड महादेव के बीच ये एक छोटा सा प्लेन पैच आता है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हो। ये लास्ट वाला पैच थोड़ा थकाने वाला ज़रूर है, लेकिन इस पैच पर आपको चारों तरफ इतने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं कि आपका सारा फोकस उन नज़ारों पर शिफ्ट हो जाता है और आपका ध्यान थकावट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाता। नीचे जाऊँ विलेज से हमारे साथ चल रही बोले बाबा। सही में मेरा फर्स्ट टाइम है कोई 5000 मीटर प्लस एल्टीट्यूड का ट्रैक। फर्स्ट टाइम लाइफ में हाई एल्टीट्यूड पे ट्रैक मारा है और यात्रा भोले बाबा की। अगर ये नॉर्मल ट्रैक होता तो कभी भी नहीं पहुंच पाते, लेकिन भोले बाबा की यात्रा है, भोले बाबा का कैलाश है। बस उसी जोश में, उसी ताकत के साथ हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। बहुत ही चैलेंजिंग है ये लास्ट वाला फेज, जो पार्वती बाग से और पार्वती बाग से भी नैन सरोवर से जो खड़ी चढ़ाई शुरू होती है श्रीखंड कैलाश महादेव तक। जय भोलेनाथ। ऊपर से ऑक्सीजन लेवल इतना कम। इस जगह को भीम भाई कहते हैं और ये पांडुलिपि है, जैसे कि आप देख सकते हैं।
ये तो अब खैर कोई बड़ा ही बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट हो तो वही समझ पाएगा, पढ़ा पाएगा, लेकिन ये भीम भाई है। और कहते हैं कि जब भीम ने स्वर्ग की सिटी के लिए रास्ता बनाया था तो इन्हीं पत्थरों पर लिख लिख के वही रास्ता बना रहा था, तो इस जगह को भीम भाई कहा जाता है। देखो कितना हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारा रिलीजन हर चीज़ से जुड़ा हुआ है और उन चीज़ों के सबूत आज भी मौजूद हैं। भीम भाई के पांडुलिपि आज भी इन पत्थरों पे मौजूद है, कितनी बड़ी बात है। और ये पूरा एरिया 5000 मीटर प्लस एल्टीट्यूड पर है और यहाँ पे पूरा साल स्नो मेल्ट नहीं होती। और फाइनली लगभग 4.5-5 घंटे चलने के बाद हम लोग पहुंच गए पार्वती बाग से श्रीखंड महादेव। और ऐसे प्लेसेस की एनर्जी शब्दों में कोई भी बयान नहीं कर सकता। और हम लोग जब श्रीखंड महादेव पहुंचे तो धुंध तो दूर की बात है, आसमान में भी एक बादल का टुकड़ा तक नहीं था। एक चीज़ मुझे आज भी समझ नहीं आई कि श्रद्धालु आते हैं तो प्लास्टिक वेस्ट यहाँ पे क्यों छोड़ के जाते हैं। ये देखो एग्जैक्टली श्रीखंड महादेव के एंट्रेंस पे रास्ते तो मुझे समझ आया, चलो लोग लापरवाह नहीं केयर करेंगे, जहाँ मुझे कचरा फैला दो, लेकिन जस्ट एग्जैक्टली श्रीखंड महादेव के एंट्रेंस पे इन लोगों ने इतना कचरा फैला के रखा है। इतनी श्रद्धा और इतनी कठिनाई के बाद लोग ऐसे पवित्र स्थल पर पहुंचते हैं, लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी लोग ऐसे पवित्र स्थल पर कचरा फैला देते हैं। ये बात मेरी समझ से परे है। और इस समस्या का एक छोटा सा सोल्यूशन है कि अपने साथ कैरी किया हुआ प्लास्टिक वापस अपने साथ नीचे लेके आना है, तो कभी भी ऐसे स्थानों पर कभी भी कचरा इकट्ठा नहीं हो सकता। इससे पहले मैंने कभी भी लाइफ में 5000 प्लस मीटर एल्टीट्यूड पर ना ट्रैक किया था और ना ही कभी ड्रोन उड़ाया था, और इतने हाई एल्टीट्यूड पर ड्रोन को उड़ाना सचमुच बहुत चैलेंजिंग था। ज़रा सा दूर भेजते ही ड्रोन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जा रहा था क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी और हाई एल्टीट्यूड का फ़र्क भी पड़ रहा था, इसलिए मैं बहुत ही कम ड्रोन के शॉट्स ले पाया। और जो पीछे बैकग्राउंड में आप पीक देख रहे हैं उसे कहते हैं कार्तिक स्वामी पीक। और 3 दिन ट्रैक कर शेरू भी पूरी तरह थक चुका था
और श्रीखंड पहुंचते ही उसने सबसे पहले आराम करना बेहतर समझा। और श्रीखंड महादेव कैलाश के सामने है गणेश पर्वत। तो ये थी श्रीखंड महादेव यात्रा। हमने इस यात्रा को 4 दिन में कंप्लीट करा। आप भी इस यात्रा को इजीली कंप्लीट कर सकते हो, बट मेक श्योर आप अपने साथ एक्स्ट्रा टाइम लेके चलें। कभी भी इस यात्रा पर जल्दबाजी या हड़बड़ी ना दिखाएं। पूरे टाइम के साथ अपनी कंफर्टेबल पेस के साथ इस यात्रा पर आएं। इस यात्रा को कंप्लीट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपनी कंफर्टेबल पेस के साथ इस यात्रा पर चलें और बस भोले बाबा का नाम लेते रहें। आप इजीली इस यात्रा को कंप्लीट कर सकते हो। जय भोलेनाथ। अभी हमने ऊपर श्रीखंड महादेव कैलाश पर 1 घंटा ही बिताया था कि चारों तरफ धुंध छाना शुरू हो गई। तो आप जब भी श्रीखंड महादेव की यात्रा पर आएँ तो मेक श्योर कि आप 9 बजे से पहले श्रीखंड महादेव तक पहुंच जाएं, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर धुंध छाना शुरू हो जाती है और आपको उस तरह के दर्शन नहीं होंगे। और श्रीखंड महादेव से वापस नैन सरोवर तक आप बिल्कुल केयरफुली ये उतराई को क्रॉस करें। तो ये थी श्रीखंड महादेव यात्रा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बनी है क्योंकि इसमें हमने सारे एरियाज को कवर करने की कोशिश करी है। आई होप इस वीडियो को देख के आपको इस यात्रा का आइडिया हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।